हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर फूड रिसोर्सेज। तो हमने पिछले चैप्टर में कुछ 20 स्लाइड्स आई थिंक कर लिए थे। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इरिगेशन। इरिगेशन स्टार्ट करते हैं। इरिगेशन क्या होता है? मोस्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया इज रेन फेड। जो हमारा एग्रीकल्चर है इंडिया में वो मोस्टली रेन फेड है, मतलब कि बारिश से हमारा जो है एग्रीकल्चर है वो चलता है, बारिश के पानी से। The success of crops in most areas is dependent on timely monsoons and sufficient rainfall speed through most of the growing season। अब जो क्रॉप की सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करती है कि मॉनसून कितना अच्छा हो रहा है, बारिश कितनी अच्छी हो रही है। तो जितनी ज्यादा बारिश होगी हमारी, उतनी ज्यादा हमारी फसलें अच्छी होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, पुअर मानसून कोज क्रॉप फेलियर। अब अगर मानसून खराब होगा, अगर बारिश हमारी कम होगी तो क्रॉप फेलियर होगा, मतलब कि हमारी फसल पे भी असर आएगा। Ensuring that the crops get water at the right stages during their growing season can increase the expected yields of any crop। अब अगर हम ध्यान रखते हैं कि हम राइट स्टेज पे उसको एक प्रॉपर अमाउंट में पानी दे रहे हैं क्रॉप को, तो उससे क्या होता है, हमारी क्रॉप का यील्ड इंक्रीज होता है, यानी जो हमारे खेती का आउटपुट होता है वो इंक्रीज होता है। Therefore, many measures are used to bring more and more agriculture land under irrigation। लेकिन अब सरकार के द्वारा भी बहुत सारे ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है उसको खेती में हमें लाया जा सके। जितनी हमारी लैंड है उस पर भी हम खेती करना स्टार्ट कर सकें। इंडिया हैज अ वाइड वैरायटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड हाईली वेरिड क्लाइमेट। अब इंडिया में क्या है, इंडिया में एक बहुत ज्यादा तरह के वाइड रिसोर्सेज है, अलग अलग तरह के वाटर रिसोर्सेज है। जैसे कई जगह नहर से पानी आता है, कई जगह कुओं से पानी आता है, और कई जगह तालाब है, हैंड पंप्स हैं, बहुत अलग अलग तरह के सोर्सेज हैं। Under such conditions, several different kind of irrigation systems are adapted to supply water to agricultural lands depending on the kinds of water resources available। अब इन conditions में क्या होता है कि different different irrigation systems apply किए जाते हैं एग्रीकल्चर को पानी देने के लिए। जैसे कई जगह हम नहरों से पानी पहुंचाते हैं, कई जगह ऐसा है कि फव्वारों से पानी दिया जाता है, जैसे जो राजस्थान साइड के इलाके हैं वहां पे पानी बहुत कम अवेलेबल है। तो जिस तरह की कंडीशंस एरिया में है उसी हिसाब से हम खेती में पानी के सिस्टम करते हैं। अब टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम में हम देखते हैं, टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम में हमारे पास आते हैं वेल। वेल में हमारे पास क्या दे रहा है, टू टाइप ऑफ वेल्स, नेमली डग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। हमारे पास दो टाइप के वेल हैं, एक हमारे पास है डग वेल, एक हमारे पास है ट्यूब वेल। अब डग वेल और ट्यूब वेल में क्या फर्क है वो देखते हैं। इन अ डग वेल वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम वाटर बियरिंग स्ट्रेटा। अब जो एक डग वेल होता है उसमें पानी कहाँ से इकट्ठा किया जाता है, स्ट्रेटा से। ट्यूब वेल्स कैन टैप वाटर फ्रॉम द डीपर स्ट्रेटा। अब ये जो जैसे ये ट्यूब वेल है, तो ट्यूब वेल में कहाँ से पानी आएगा, जो नीचे जमीन है वहां से पानी आएगा। फ्रॉम दीज वेल्स वाटर इज लिफ्टेड बाय पंप फॉर इरिगेशन। पंप से या बाल्टी से वहां से पानी को खींचा जाता है सिंचाई करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कैनाल। कैनाल कैसे होती है? दिस इज यूजुअली एन इलेबोरेट एंड एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम। ये एक बहुत फैला हुआ इलेबोरेट टाइप का इरिगेशन सिस्टम है। In this system, canals receive water from one or more reservoirs or from rivers। अब इस सिस्टम में क्या होता है, जो पानी है वो या तो नदियों से आता है या फिर जहां पे कहीं पे पानी की स्टोरेज होती है वहां से पानी निकल के आता है। द मेन कैनाल इज डिवाइडेड इनटू ब्रांच कैनाल्स हैविंग फर्दर डिस्ट्रीब्यूटर्स टू इरिगेशन फील्ड। अब पहले एक मेन कैनाल बनाई जाती है, जो एक बड़ी बांध या नहर होती है वो बनाई जाती है। उसके बाद फिर छोटी छोटी कैनाल्स बनाई जाती है, जो हमारे आसपास खेतों में छोटी नहर होती है, उनसे फिर पानी जो है सिंचाई के लिए यूज किया जाता है। अब देखते हैं हम टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम्स में अगला क्या आता है, रिवर लिफ्ट सिस्टम। रिवर लिफ्ट सिस्टम क्या होता है? इन एरियाज वेयर कैनाल फ्लो इज इनसफिशिएंट और इरेगुलर ड्यू टू इनएडिक्वेट रिजर्वेयर रिलीज द लिफ्ट सिस्टम इज मोर रैशनल। अब बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे कैनाल सिस्टम नहीं होता, जैसे नहरें वगैरह नहीं होती। Water is directly drawn from the rivers for supplementing irrigation in areas close to rivers। अब ऐसे में क्या करा जाता है कि जो पानी है वो डायरेक्टली रिवर से लिया जाता है और उन आसपास के एरियाज में सिंचाई करी जाती है। टैंक में देखते हैं, these are small storage reservoirs which intercept and store the runoff of smaller catchment areas। टैंक में क्या होता है, जैसे ये हमारे खेत में एक टैंक बनाए दिए गए हैं, इनमें क्या होता है कि हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर कर सकते हैं और जो आसपास के छोटे एरियाज हैं उनमें पानी दे सकते हैं। फ्रेश इनिशिएटिव्स फॉर इंक्रीजिंग द वाटर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर इंक्लूड रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटरशेड मैनेजमेंट।
अब जो सरकार के द्वारा इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं पानी को स्टोर करने के लिए, वो किस तरह के लिए जा रहे हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो बारिश का पानी है उसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बचाया जा सके, एंड वाटर शेड मैनेजमेंट, और जो वाटर शेड मैनेजमेंट है कि पानी कोई भी बर्बाद ना हो। This involves building small check dams which leads to an increase in groundwater levels. अब इसके लिए क्या करा जा रहा है? जो छोटे छोटे डैम्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। The check dams stop the rainwater from flowing away and also reduce soil erosion. जो check dams है मतलब कि जो छोटे डैम्स है वो क्या करते हैं? एक तो रेन वाटर को स्टोर करेंगे और दूसरा जो मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं, जो सॉइल इरोजन है उसको कम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न्स। अब क्रॉपिंग के क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं? जो हम खेती कर रहे हैं या जो हम फसलें लगा रहे हैं वो किस किस पैटर्न में किस किस तरीके से हम लगा सकते हैं। फर्स्ट आ रहा है हमारे पास मिक्स्ड क्रॉपिंग। ये वर्ड हमने पीछे भी कई स्लाइड्स में पढ़ा था कि मिक्स्ड क्रॉपिंग नाम की कोई चीज होती है, तो वो देखते हैं कि मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है। Mixed cropping is growing two or more crops simultaneously on the same piece of land. अब दो या दो से ज्यादा अधिक तरह की अगर हम फसलें सेम लैंड पे उगा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीट प्लस ग्राम। अगर हम वीट और ग्राम को एक साथ उगा दें, या वीट और मस्टर्ड, यानी कि हम सरसों और चावल को अगर हमने एक साथ उगा दिया नहीं सॉरी, गेहूं और अगर हमने सरसों को एक साथ उगा दिया, और ग्राउंड नट और सनफ्लावर, यानी कि हमने ग्राउंड नट और सनफ्लावर को एक साथ उगा दिया, तो ऐसे हम मिक्स्ड क्रॉपिंग कर सकते हैं। दिस रिड्यूसेस रिस्क एंड गिव सम इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप्स। अब इससे क्या होता है? मान लो हमने वीट और मस्टर्ड को, यानी कि हमने गेहूं और सरसों को एक साथ लगाया, तो उससे क्या होगा कि अगर मान लो हमारी सरसों अच्छी नहीं होती है तो भी हमारे पास एक फसल बची रह सकती है जो कि गेहूं की है, तो उससे जो होता है किसान का नुकसान होने से बच जाता है। इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? इंटरक्रॉपिंग इज ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन अ डिफरेंट पैटर्न। अब क्या होता है? इसमें दो या दो से अधिक तरह की ही इसमें भी क्रॉप्स लगाई जाती है, लेकिन इनका जो पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है। अब क्या पैटर्न होता है देखते हैं। अ फ्यू रो ऑफ वन क्रॉप ऑल्टरनेट विद अ फ्यू रो ऑफ सेकेंड क्रॉप। अब एक जैसे एक क्रॉप, एक लाइन में जो है एक क्रॉप लगा दी, दूसरी लाइन में दूसरी क्रॉप, तीसरी लाइन में तीसरी क्रॉप, इस तरह से हम लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोयाबीन प्लस मेज, और रिंगर मिलेट, फिंगर मिलेट यानी कि बाजरा, और कॉपी यानी कि लोबिया। अब ये हमने दो, एक रो में हमने ये लगाई, एक रो में हमने ये लगाई। दिस इंश्योर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स सप्लाइड। अब इससे क्या होता है कि जितने भी हम न्यूट्रिएंट्स भेज रहे हैं मैक्सिमम वो हमारे सारे के सारे यूटिलाइज हो जाते हैं। ऑल्सो दिस प्रिवेंट्स, एक सेकेंड, ऑल्सो also this prevents pest and disease from spreading to all of the plant belonging to one crop in a field. इससे क्या होता है हमारा? ये हमारा क्या करता है? सॉरी फॉर द ग्लिच। अब ऑल्सो दिस प्रिवेंट पेस्ट एंड डिजीज फ्रॉम स्प्रेडिंग टू ऑल ऑफ द प्लांट बिलोंगिंग टू वन क्रॉप इन अ फील्ड। इससे क्या होता है? जो पेस्ट होते हैं और जो डिजीज फैलाने वाले होते हैं, जैसे मान लो एक क्रॉप पे किसी तरह का कीड़ा लगता है और दूसरी क्रॉप पे किसी तरह का कीड़ा लगता है, तो अब हमारे पास मान लो बाजरा है, तो अगर हमारे पूरे खेत में बाजरा ही बाजरा है सिर्फ, तो वो पूरा कीड़ा जो है सारी फसल को खराब कर देगा बाजरा। लेकिन जो बाजरे का कीड़ा है वो अगर सिर्फ बाजरे पे लगता है और हमने बहुत सारी क्रॉप अलग अलग उगा रखी हैं, तो वो उन पे नहीं लगेगा, सिर्फ बाजरे पे लगेगा, तो भी हमारे पास दो तीन तरह की फसलें बच जाएंगी। दिस वे बोथ क्रॉप्स कैन गिव बेटर रिटर्न्स। तो जो बाकी की है वो अच्छा रिटर्न देती हैं हमें। नेक्स्ट देखते हैं हम क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लान्ड सक्सेशन इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। अब एक ही खेत में अगर हम अलग अलग तरह की फसलें लगा रहे हैं अलग अलग टाइम में, यानी कि जैसे हमने ठंड में हमने गेहूं बोया है, गर्मी में हमने कुछ और ज्वार वगैरह या कुछ और फसल बोई है, और हमने फिर उसके बाद रेनी सीजन में हमने टमाटर बोए हैं। तो अगर हम एक ही लैंड पे अलग अलग तरह की खेती कर रहे हैं उसको हम क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन क्रॉप रोटेशन इज डन फॉर डिफरेंट क्रॉप कॉम्बिनेशंस। वो ड्यूरेशन पे डिपेंड करती है, क्रॉप के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करती है, फार्मर पे भी डिपेंड करती है कि वो कौन सी लगाना चाहता है। The availability of moisture and irrigation facilities decide the choice of the crop to be cultivated after one harvest.
अब क्या होता है, एक हार्वेस्ट के बाद किसान अपना पानी का भी देखता है कि वो पानी अवेलेबल है या नहीं अगली फसल के लिए। तो अगर कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है तो हमें उस हिसाब से अगली फसल लगानी पड़ेगी, या बिल्कुल ही बारिश नहीं आती तो हमें उस हिसाब से फसल डिसाइड करनी पड़ेगी कि हमें कौन सी उगानी है। If crop rotation is done properly, then 2 or 3 crops can be grown in a year with good harvest. अगर जो क्रॉप रोटेशन है उसको तरीके से किया जाए तो एक साल में 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स आराम से उगाई जा सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। सो फील्ड क्रॉप्स आर इन्फेस्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ वीड्स, इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिजीज। जो क्रॉप्स होती हैं वो कई तरह से इन्फेक्ट हो सकती है, जैसे कि वीड से हो सकती है, पेस्ट से हो सकती है, या डिजीज से हो सकती है। इफ वीड क्या होते हैं, वीड होते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो खेत में पैदा हो जाते हैं, उनको बोलते हैं वीड। If weeds and pests are not controlled at the appropriate time, then they can damage the crops so much that most of the crop is lost. अगर वीड और पेस्ट को एक टाइम पे कंट्रोल नहीं किया जाए तो क्या होगा, वो डैमेज कर सकते हैं क्रॉप को, जिससे कि मोस्ट ऑफ द क्रॉप इज लॉस्ट, जिससे कि क्रॉप जो हमारी खत्म हो सकती है, खराब हो सकती है। Weed are unwanted plants in the cultivated field. For example, Gentium, Paranthemum, Cypernus rotundus and मोथा। सो ये क्या होता है, गोखरू या फिर गाजर घास और ये मोथा, ये क्या चीजें होती हैं, ये अनवांटेड प्लांट्स अगर ये खेत में पैदा हो जाए तो ये फसल को खराब करने लगते हैं। दे compete फॉर फूड, स्पेस एंड लाइट। अब क्या होता है, जो पानी, खाना या जो न्यूट्रिएंट्स दूसरे प्लांट के लिए हमने जो हमारी खेती लगाई थी उसके लिए दे रहे हैं, तो उसका न्यूट्रिशन ये लोग खींच लेते हैं और उस फसल को कमजोर कर देते हैं। वीड्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। जो न्यूट्रिएंट उस फसल तक जाने चाहिए थे वो इसको खुद ले लेते हैं, और ये क्या करते हैं, फिर क्रॉप की ग्रोथ को कम करते हैं। Therefore, removal of weeds from cultivated field during the early stages of crop growth is essential for a good harvest. तो इसीलिए जो है वीड्स का रिमूवल ज्यादा जरूरी है। अब है इफेक्ट ऑफ वीड्स एंड पेस्ट। वीड और पेस्ट का क्या इफेक्ट आता है क्रॉप पे। जनरली इंसेक्ट पेस्ट अटैक द प्लांट इन 3 ways। जो पेस्ट होते हैं वो 3 तरह से अटैक करते हैं प्लांट को। दे कट द रूट, स्टेम एंड लीफ। ये देखो जैसे इस तरह से दिखाया गया है, ये रूट, स्टेम या लीफ को इस तरह से कट कर देते हैं। सेकेंड है, दे सक द सेल सैप फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। अब जो सेल का सैप है, जो सेल के अंदर का सैप है, उसको सक करते हैं, यानी कि पूरी सेल की जान ही निकाल देते हैं। दे बोर द स्टेम एंड फ्रूट्स। अब जो स्टेम है और फ्रूट्स है उन पे लग के उनको खराब कर देते हैं, पूरी फसल उससे खत्म हो जाती है। दस दे अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द क्रॉप एंड रिड्यूस यील्ड्स। अब क्रॉप की हेल्थ खराब हो जाती है तो ऑब्वियसली हमारा जो यील्ड है वो भी खराब होगा। Disease in a plant are caused by pathogens such as bacteria, fungi and viruses. अब ये डिजीज होती किस वजह से है, 2-3 चीजों से होती है, या तो बैक्टीरिया हो गया, या फंजाई हो गया, या वायरसेस हो गए। These pathogens can be present in and transmitted through the soil, water and air. अब ये जो पैथोजेंस हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, एयर में भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट वीड्स एंड पेस्ट। अब वीड्स और पेस्ट के अगेंस्ट हम प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं। वीड्स, इंसेक्ट एंड डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरियस मेथड्स। अब इनको हम कई कई तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, वो क्या क्या तरीके हैं। वन ऑफ द मेथड इज यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स विच इंक्लूड्स हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड फंजीसाइड्स। अब जो मोस्ट तरीका वो क्या है, हर्बिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड जैसे स्प्रे हो गया, ये आदमी देख, यहाँ पे हम इमेज में देख सकते हैं स्प्रे कर रहा है, तो ये इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर रहा है। तो इस तरह की हम चीजें स्प्रे करके उसको बचा सकते हैं। दीज केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन क्रॉप प्लांट्स और यूज्ड फॉर ट्रीटिंग सीड्स एंड ऑयल। तो ये या तो क्रॉप प्लांट पे डायरेक्ट हमें छिड़काव कर देते हैं, और किस में हेल्प करते हैं, ट्रीट करते हैं सीड और सॉइल को। बट एक्सेसिव यूज ऑफ दीज केमिकल्स क्रिएट प्रॉब्लम्स सिंस दे कैन बी पॉइजनस टू मेनी प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एंड कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब अगर हम इसका एक्सेस यूज करते हैं तो वो हमारे लिए ही हार्मफुल है। जो जानवर इस फसल को खाएंगे वो भी बीमार पड़ेंगे। अगर ये फसल मान लो गेहूं की है, चावल की है, या फिर कोई किसी खाने वाली चीज की, तो उसको इंसान खाएंगे तो उनको भी नुकसान होगा, और पोल्यूशन तो हो ही रहा है इससे। सो वीड कंट्रोल मेथड्स आल्सो इंक्लूड मैकेनिकल रिमूवल। मैकेनिकल रिमूवल जैसे कि जो गांव में लेडीज होती हैं, खेती करती है, तो वो क्या करती है कि उसमें से बीच में से जो चारा होता है वो उसको निकाल लाती है, तो इस ये भी एक तरीका है। Preventive methods such as proper seed bed preparation, timely sowing of crops, intercropping and crop rotation also help in weed control. तो ये भी कुछ तरीके हैं, जैसे
सोइंग ऑफ क्रॉप्स हो गया, इंटरक्रॉपिंग हो गया, क्रॉप रोटेशन है, ये भी कुछ तरीके जिनसे हम वीड कंट्रोल कर सकते हैं। Some other preventive measures against pests are the use of resistant varieties and summer plowing, in which fields are plowed deep in summers to destroy weed and pest. अब कुछ एक तरीके क्या होते हैं कि कुछ फसल जो होती है वो बहुत ज्यादा गर्मी में लगाई जाती है, ताकि उस गर्मी में जो वीड प्लांट्स होते हैं वो सरवाइव कर ही नहीं सकते, इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। जो ग्रेन्स है, जो भी हमारे चावल है, गेहूं है, जो भी हमारे अनाज दालें हैं, उनको कैसे स्टोर करना है। स्टोरेज लूजेस इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कैन बी वेरी हाई। अब ये स्टोरेज के लॉस है वो काफी हाई हो सकते हैं हमारे लिए। स्टोरेज का लॉस होना किस किस चीज पे डिपेंड करता है, बायोटिक और एबायोटिक दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे हम जो हमारे अनाज होते हैं उनको स्टोर करके रखते हैं, तो वो कैसे कैसे खराब हो सकते हैं, उसके हम तरीके देख रहे हैं। बायोटिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं, उसमें इंसेक्ट हो गया, रोडेंट्स हो गए, फंजाई, माइट्स एंड बैक्टीरिया। ये जो जितने भी तरह के बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये उसको अफेक्ट कर सकते हैं, उसको गला सड़ा सकते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, इनअप्रोप्रिएट मॉइस्चर एंड टेम्परेचर, कि या तो नमी है बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट में, या जिस जगह पे वो रखे हैं वहां पे बहुत ज्यादा नमी है, तो वो अपने आप सीलन से खराब हो जाएंगे, या फिर वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, तो भी वो खराब हो सकते हैं। These factors cause degradation in quality, loss in weight, poor germinability, discoloration of produce, all leading to poor marketability. अब इनसे क्या क्या हो सकता है, एक तो फूड की क्वालिटी खराब हो सकती है, उनका वेट कम हो सकता है, उनकी जर्मिनेशन कैपेसिटी खत्म हो सकती है दोबारा से, जैसे कुछ ऐसे बीज होते हैं कि जिनको हम दोबारा से बो सकते हैं, तो उनकी जो दोबारा से उगने की कैपेसिटी वो खत्म हो सकती है। और डिसकलरेशन हो सकता है, उनका कलर खराब हो सकता है। इससे क्या होता है, पुअर मार्केटेबिलिटी, यानी कि उस अनाज को, उस फसल को खरीदने वाले लोग कम हो जाते हैं। These factors can be controlled by proper treatment and systematic management of warehouses. जो वेयर हाउसेज होते हैं जहाँ पे अनाज को, दालों को स्टोर किया जा सकता है, वहां पे एक प्रॉपर अगर देख रेख करी जाए तो हम इन चीजों को स्टोर कर सकते हैं अच्छे से। प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स आर यूज्ड बिफोर ग्रेन्स आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। अब जैसे ग्रेन को फ्यूचर यूज के लिए हमें स्टोर करना है, उससे पहले हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। दे इंक्लूड स्ट्रिक्ट क्लीनिंग ऑफ द प्रोड्यूस बिफोर स्टोरेज। अब जो भी, जैसे ये यहाँ पे वेयर हाउस है, इसमें रखना है, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट क्लीनिंग करी जाएगी, यहाँ पे सनलाइट, पहले यहाँ पे सनलाइट लगाई जाएगी। सनलाइट इसलिए आने देते हैं ताकि यहाँ पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो सनलाइट से खत्म हो जाए। उसके बाद यहाँ पे शेड लगाते हैं। देन यहाँ पे अलग अलग तरह के पेस्टिसाइड्स स्प्रे किए जाते हैं ताकि अगर कोई भी पेस्ट प्रेजेंट है तो वो मर जाए। नेक्स्ट देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री। व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री? एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक। अब जो एनिमल लाइफ स्टॉक है, जैसे ये एक तरह की हम काऊ की डेयरी लगा लेते हैं, तो इसका कैसे कैसे मैनेजमेंट करा जाता है उसे हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। It includes various aspects such as feeding, breeding and disease control. इसमें कई तरह के एस्पेक्ट है, जैसे फीडिंग, ब्रीडिंग और डिजीज कंट्रोल हो गया, कि उनको क्या क्या खाना पिलाना है, उनको किस ब्रीड के साथ इंटरमेटिंग करानी है, और अगर इनमें कोई भी डिजीज पैदा हो रही है तो उनको कैसे कंट्रोल करना है। एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड कैटल, गोट, शिप, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग। अब इसमें फार्मिंग में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, या तो कैटल्स हो गए, कैटल्स जो भी हमारे गाय भैंस बकरी है, ये सब आ गए। गोट हो गया, और शीप है, भेड़ों की भी एनिमल हस्बेंड्री करी जाती। पोल्ट्री, पोल्ट्री में आते हैं हमारे जो मुर्गी वगैरह को स्टोर किया जाता है। एंड फिश फार्मिंग, तो इन सबको हम स्टोर कर सकते हैं, इनको हम रख सकते हैं, इनकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। With increase in population and living standards, the demand of milk, egg and meat is also going up. अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा होता जा रहा है, तो इन चीजों की डिमांड बढ़ती जा रही है। The growing awareness of the need for human treatment of livestock has brought in new limitation in livestock farming, leading to improvement in livestock production. अब ये डिमांड बढ़ गई है तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, तो इसकी वजह से जो एनिमल हस्बेंड्री सेंटर्स है वो बहुत ज्यादा ओपन होते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कैटल हस्बेंड्री। कैटल में आ गए हमारे पास गाय भैंस वगैरह आ गए। उसका कैसे होता है? इट इज डन फॉर टू पर्पसेज, मिल्क एंड ड्रॉट लेबर फॉर एग्रीकल्चरल वर्क सच एज टिलिंग, इरिगेशन एंड कार्टिंग। तो ये दो तरह से यूज होता है, पहला मिल्क के लिए, दूसरा जो भैंसों को या बैल होते हैं उनको खेत में यूज किया जाता है
सिंचाई करने के लिए भी और हल जोतने के लिए भी। आज भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह अवेलेबल नहीं होते, तो वहां पे पशुओं का ही यूज किया जाता है। Indian cattle belong to two different species, Bos indicus cows and Bos babalis buffaloes। ये दो स्पीशीज है जहां से हमारी जो इंडियन कैटल्स है वो बनी होती हैं। मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स। मिल्च एनिमल्स किसको बोलते हैं? जो मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स होती है, जो हमें दूध देती हैं, जो डेयरी एनिमल्स होते हैं। एंड देन यूज्ड फॉर फार्म लेबर्स आर कॉल्ड ड्रॉट एनिमल्स। और जो फार्म लेबर के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि जो बछड़ा हो गया, बड़ा हो गया, वो बैल बन जाता है, या जो भैंसा होता है, उनको हम फार्म लेबर काम के लिए यूज करते हैं, हल वगैरह जोतने के लिए, उनको हम ड्रॉट एनिमल्स बोलते हैं। Milk production depends to some extent on the duration of lactation period, meaning the period of milk production after the birth of a calf। अब मिल्क प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है? मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड करता है कि उसका कितना लैक्टेशन पीरियड है। जैसे भैंस होती है, वो शायद 8 7 8 महीने दूध देती है, तो उनके लैक्टेशन पीरियड पे मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड करता है। इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड। ये कैसे इंक्रीज करा जा सकता है? उनका लैक्टेशन पीरियड बढ़ा के, जैसे कि हम कुछ ऐसी चीजें डाल सकते हैं उनके आगे, खल वगैरह या बाकी चीजें होती जो उनका दूध देने की कैपेसिटी को बढ़ाती है और उनका लैक्टेशन पीरियड को इंक्रीज करती है। Exotic or foreign breeds, for example, Jersey, Brown Swiss, are selected for long lactation periods, while local breeds, Red Sindhi, Sahiwal, show excellent resistance to disease। अब जो फॉरेन ब्रीड्स हो गई, जैसे जर्सी हो गई और ब्राउन स्विस हैं, ये ब्रीड किसके लिए मानी जाती है? अपने लंबे लैक्टेशन पीरियड के लिए, यानी कि लंबे समय तक दूध देने के लिए। और जो रेड सिंधी, लाल सिंधी और जो साहिवाल तरह की नस्लें होती है, वो किस लिए होती है? रेजिस्टेंट टू डिजीज, मतलब ये जो नस्लें होती है वो जल्दी से बीमार नहीं होती। The two can be crossbred to get animals with both of the desired quality। अगर हम इन दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग करवा देते हैं तो हमें क्या होता है? एनिमल्स विद डिजायर्ड क्वालिटीज, यानी कि हमें दोनों का उसमें मिक्सचर मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, मेंटेनेंस ऑफ कैटल हस्बेंड्री। इसकी मेंटेनेंस कैसे करते हैं? प्रॉपर क्लीनिंग एंड शेल्टर फैसिलिटीज फॉर काउ बफेलो आर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन फार्मिंग, फॉर द हेल्थ ऑफ द एनिमल्स एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लीन मिल्क एज वेल। अब प्रॉपर क्लीनिंग चाहिए और शेल्टर चाहिए। जैसे यहाँ पे प्रॉपर एक क्लीनिंग करी गई है और ऊपर शेल्टर है अच्छे से, ताकि ये लोग ढंग से अपने एक अच्छे हेल्दी एनवायरनमेंट में रह सके। एनिमल रिक्वायर रेगुलर ब्रशिंग टू रिमूव डर्ट एंड लूज हेयर। उनकी बॉडी पे रेगुलर ब्रशिंग क्लीनिंग करी जानी चाहिए, ताकि जो लूज हेयर है, जो गंदे खराब बाल आ गए हैं या जो गंदगी है उनकी बॉडी से, वो हटाई जा सके। दे शुड बी शेल्टर्ड अंडर वेल वेंटिलेटेड रूफ्स, शेड दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन, हीट एंड कोल्ड। उनके ऊपर एक जो है अच्छी शेड होनी चाहिए, ताकि अगर बारिश आ रही है या गर्मी है या बहुत ज्यादा ठंड है, उससे उनको बचाया जा सके। द फ्लोर ऑफ द केटल शेड्स नीड टू बी स्लोपिंग सो एज टू स्टे ड्राई एंड टू फैसिलिटेट क्लीनिंग। जो फ्लोर है वो अच्छी तरह से क्लीन होना चाहिए। फूड रिक्वायरमेंट्स इन केटल हस्बेंड्री। अब केटल हस्बेंड्री में क्या क्या तरह के खाने की रिक्वायरमेंट होती है? अब दो तरह का खाना चाहिए होता है। फर्स्ट होती है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, विच इज द फूड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एनिमल टू लिव अ हेल्दी लाइफ। जो एक एनिमल की बेसिक नीड है, जिससे कि वो एक हेल्दी लाइफ को जी सकता है, वैसा वाला खाना चाहिए। थर्ड सेकंड हमारे पास आता है मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट, जो उसके दूध देने की शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ हम ऐसा खाना डालते हैं जो उसके लैक्टेशन पीरियड को बढ़ा देता है। अब एनिमल्स फीड में क्या क्या आता है? रफेज, विच इज लार्जली फाइबर। रफेज को यूज करते हैं हम, जो बेसिकली फाइबर का बना होता है। और कॉन्सेंट्रेट्स विच आर लो इन फाइबर एंड कंटेन्स रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। कॉन्सेंट्रेट्स होते हैं, उनमें क्या क्या आता है हमारे पास? हाई अमाउंट ऑफ फाइबर होता है, प्रोटीन होता है और अदर तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। Cattle need balanced rations containing all nutrients in proportionate amount। अब कैटल को क्या चाहिए? बैलेंस्ड रेशन चाहिए, कि एक बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ राशन उसको मिलता रहे, जिसमें कि रफेज भी हो और कॉन्सेंट्रेट भी हो। Besides such nutrient food materials, certain feed additives containing micronutrients promotes the। अगर इन सब के साथ साथ हम थोड़े बहुत उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कराते रहें, तो वो उनकी हेल्थ और मिल्क आउटपुट के लिए बेस्ट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिजीज इन कैटल हस्बेंड्री। अब कैटल हस्बेंड्री में क्या क्या डिजीज हो सकती है? नंबर ऑफ डिजीज हो सकती है, जिससे कि क्या हो सकता है? उनकी डेथ भी हो सकती है, या फिर उनकी जो मिल्क प्रोडक्शन एबिलिटी है वो कम हो सकती है। ए हेल्दी एनिमल फीड्स रेगुलरली एंड हैज अ नॉर्मल पोस्चर। एक जो हेल्दी एनिमल्स होता है, उसका पोस्चर नॉर्मल होता है और वो फीड नॉर्मली करता है। द पैरासाइट्स ऑफ कैटल में भी
बोथ एक्सटर्नल पैरासाइट्स एंड इंटरनल पैरासाइट। अब पैरासाइट दो तरह के हो सकते हैं, एक तो बाहर हो सकते हैं जो उनकी बॉडी पे बाहर लगे होते हैं, दूसरे हो सकते हैं इंटरनल पैरासाइट्स। जो एक्सटर्नल पैरासाइट्स होते हैं वो स्किन पे रहते हैं और जो स्किन की डिजीज है उनको क्रिएट करते हैं। और जो इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं जैसे कि वॉर्म्स हो गए, वो क्या करेंगे, एनिमल के स्टमक को इफेक्ट करेंगे, इंटेस्टाइन को इफेक्ट करेंगे, और जो फ्लूक्स होते हैं वो उसके लीवर को डैमेज करेंगे। I mean, infectious disease are also called by bacteria and viruses। जो infectious disease है उनकी वो किस चीज से हो सकती है, बैक्टीरिया से हो सकती है और वायरस से हो सकती है। Vaccinations are given to farm animals against many major viral and bacterial disease। अब जो फार्म एनिमल्स होते हैं उनको क्या करा जाता है, अलग अलग तरह के वैक्सीन दिए जाते हैं ताकि उनको जो वायरस से रिलेटेड डिजीज और जो बैक्टीरिया से रिलेटेड डिजीज है वो ना हो। जैसे ये इंजेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है तो ये वैक्सीन इनको एनिमल्स को दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है, जो मुर्गी पाली जाती है उसको हम पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन टू रेज डोमेस्टिक फाउल फॉर एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट। अब इसमें जो डोमेस्टिक जो घरेलू मुर्गियां होती हैं उनको पाला जाता है ताकि एग का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। देयरफॉर इम्प्रूव्ड पोल्ट्री ब्रीड्स आर डेवलप्ड एंड फार्म्ड टू प्रोड्यूस लेयर्स ऑफ एग एंड ब्रॉयलर्स फॉर मीट। तो जितनी ज्यादा हमारी पोल्ट्री की ब्रीड इंप्रूव होगी उतना ज्यादा हमें लेयर्स ऑफ एग्स हमें मिलेंगे, उतने ज्यादा हमें एग प्रोडक्शन होगा हमारा और मीट प्रोडक्शन होगा। द क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन ब्रीड्स आर डन फॉर वेराइटी। अब क्या होता है कि दो तरह की जो वेराइटीज है उनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है। जैसे कि इंडियन ब्रीड हो गई हमारी इंडिजीनस, फॉर एग्जाम्पल एसील नाम की हो गई, और फॉरेन ब्रीड होगी हमारी एग्जॉटिक यानी कि लेगहॉर्न। अब ये जो ब्रीड होती है इनको आपस में क्रॉस कराया जा सकता है ताकि हमें एक नई तरह की ब्रीड मिले जिसमें इन दोनों की क्वालिटीज हों। तो अब उसमें क्या क्या क्वालिटीज हो सकती है, जैसे नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चीक्स। मान लो चीक्स का नंबर बढ़ सकता है, उनकी क्वालिटी भी बढ़ सकती है। ड्वार्फ ब्रॉयलर पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन। अब ड्वार्फ ब्रॉयलर पेरेंट हो सकते हैं यानी कि जो छोटे पेरेंट्स हैं वो कमर्शियल चिक प्रोडक्शन में काम आते हैं। समर एडेप्टेशन कैपेसिटी टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर। अब मान लो एक स्पीशीज ऐसी है जिसकी समर टॉलरेशन ज्यादा है, यानी कि जो बहुत ज्यादा गर्मी को बर्दाश्त कर सकता है, उसकी क्वालिटीज दूसरे में आने लगती हैं। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, यानी कि बहुत ज्यादा उनको देखभाल की जरूरत नहीं होती। Reduction in the size of the egg-laying bird with ability to utilize more fibrous, cheaper diets formulated using agricultural byproducts। अब क्या होता है कि जो एग लेइंग बर्ड्स है उनके साइज में अगर रिडक्शन होगा तो वो ज्यादा फाइब्रस और चीपर डाइट उनको चाहिए होती है, तो उससे क्या होता है हमारे एग्रीकल्चर में बेनिफिट होता है। नेक्स्ट देखते हैं एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन। Broiler chickens are fed with vitamin-rich supplementary feed for good growth rate and better feed efficiency। अब जो ब्रॉयलर जो चिकन्स होते हैं उनको क्या करा जाता है, वाइटामिन रिच सप्लीमेंट्री फूड दिए जाते हैं। केयर इज टेकन care is taken to avoid mortality and to maintain feathering and carcass quality। They are produced as broilers and sent to market for meat purposes। अब क्या करा जाता है कि केयर उनका रख रखाव करा जाता है टू मेंटेन फेदरिंग एंड टू अवॉइड मोर्टेलिटी। अब उनकी केयर क्यों करी जाती है, ताकि जो मोर्टेलिटी रेट है यानी कि उनका जो मरने का रेट है उसको काफी हद तक कम किया जा सके। अब फॉर फूड गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर इम्पोर्टेंट। अब मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इनके लिए अच्छी चाहिए, अच्छे जो क्वालिटी ऑफ पीपल है उनको हमें रखना पड़ता है ताकि वो हर चीज का ध्यान दे सके। दीज इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर एंड हाइजीनिक कंडीशंस इन हाउसिंग एंड पोल्ट्री फीड। अब इसके लिए क्या चाहिए, जो हमारा पोल्ट्री फीड है यानी कि जो हमारा जहाँ पे हमारी जो ये मुर्गियां रहती है वहां पे टेम्परेचर को सूटेबल बना के रखना चाहिए एंड एक हाइजीनिक कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए ताकि उनमें डिजीज ना फैले या कोई पेस्ट ना आए, वहां पे कोई भी गंदगी ना हो। द हाउसिंग न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रॉयलर्स आर समवट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एग लेयर्स। अब जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है उनकी
वो ऐसी होनी चाहिए कि जो एग लेयर्स है उनसे डिफरेंट होती है। इनकी जो ब्रॉयलर चिकन्स होती है उनकी क्वालिटी डिफरेंट होती है, जो एग लेयर्स होती है उनकी क्वालिटी डिफरेंट होती है। द राशन फॉर ब्रॉयलर्स इज प्रोटीन रिच विद एडिक्वेट फैट। अब जो ब्रॉयलर्स होते हैं यानी कि जो चिकन के लिए जिनको यूज किया जाता है, मुर्गियों को जिनको मीट के लिए पाला जाता है, उनको कैसी डाइट चाहिए होती है? उनको एडिक्वेट फैट वाली डाइट चाहिए, यानी कि जिस डाइट में फैट बहुत ज्यादा अमाउंट में हो। द लेवल्स ऑफ विटामिन ए एंड के इज केप्ट हाई इन पोल्ट्री फीड्स। अब जो पोल्ट्री फीड है उसमें ए और के विटामिन ज्यादा रखे जाते हैं। डिफिकल्टीज इन पोल्ट्री फार्मिंग में क्या क्या मुश्किलें आती है? पोल्ट्री फाउल सफर फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स एज वेल एज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। अब जो पोल्ट्री फाउल्स होते हैं, जो मुर्गियां होती है, वो सफर करती है नंबर ऑफ डिजीज से, जो कि बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स इनके द्वारा कॉज होती है। So these necessitate proper cleaning, sanitation and spraying of disinfectant at regular intervals। तो इससे अब क्या होता है, इन चीजों की जरूरतें बढ़ जाती है। किन किन की बढ़ती है? क्लीनिंग की, अच्छी तरह से वहां पे साफ सफाई होनी चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए, और डिसइंफेक्टेंट वहां पे बार बार स्प्रे किए जाने चाहिए ताकि वहां पे कोई भी इन्फेक्शन ना फैले। Appropriate vaccination can prevent the occurrence of infectious disease and reduce loss of poultry during an outbreak of disease। अब एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है ताकि जो भी हमारा डिजीज है वो हो ही ना, वो पैदा ही ना हो। नेक्स्ट देखते हैं फिश प्रोडक्शन। फिश इज अ चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन फॉर आवर फूड। जो लोग नॉन वेजिटेरियन जो एनिमल फूड लेते हैं उनके लिए जो फिश है वो एक चीप सोर्स है प्रोटीन का। फिश प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फिन्ड ट्रू फिश एज वेल एज शेल फिश सच एज प्रॉन्स एंड मोलस्कस। अब जो फिश प्रोडक्शन में है उसमें प्रॉन्स होते हैं और मोलस्कस होते हैं, इनको भी पाला जाता है। दे आर टू टाइप ऑफ ऑब्टेनिंग फिश। हमें दो तरह से फिश मिल सकती है। वन इज फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज विच इज कॉल्ड कैप्चर फिशिंग। नेचुरल रिसोर्स से हम जैसे नदी में जाके फिशिंग कर सकते हैं, वहां से जाके हम फिश को पकड़ सकते हैं, ये हो गया नेचुरल कैप्चर फिशिंग। अदर वे इज बाय फिश फार्मिंग विच इज कॉल्ड कल्चर फिशरी। एक हमारा जो दूसरा तरीका होता है उसको हम बोलते हैं कल्चर फिशरी। द वाटर सोर्स ऑफ द फिश कैन बी ईदर सी वाटर और फ्रेश वाटर सच एज इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स। वाटर उनका फ्रेश वाटर भी हो सकता है, सी वाटर भी होता है। फिश हर तरह के पानी में पाई जाती है। फिशिंग कैन thus be done by both by capture and culture of fish in marine and freshwater ecosystem। तो फिशिंग दोनों वाटर में करी जाती है, मरीन वाटर में भी और फ्रेश वाटर में भी। नेक्स्ट देखते हैं मरीन वाटर में फिशिंग कैसे करी जाती है। जैसे ये समुद्र है, ये मरीन सेटअप है, इनमें कैसे फिशिंग कर रहे हैं। India's marine fishery resources include 7,500 kilometer of coastline and the deep seas beyond it। Popular marine fish varieties include pomfret, mackerel, tuna, sardines, and Bombay duck। Marine fish are caught using many kind of fishing nets from fishing boat। अब क्या होता है कि जो इंडिया है उसमें 7,500 किलोमीटर ऑफ सी में फिशिंग की जाती है। अब इसमें ये जो सारे एरियाज है ये इंक्लूड है, और यहाँ पे ऐसे फिश नेट बिछा के इनकी फिशिंग करी जाती है। Yields are increased by locating large school of fish in the open sea using satellite and eco sounders। इनकी मदद से जो है फिशिंग करी जाती है, सैटेलाइट्स यूज करी जाती है, इको साउंडर्स यूज किए जाते हैं। Some marine fish of high economic values are also farmed in sea water। अब कुछ ऐसे मरीन फिश होती हैं जो सी वाटर में ही जिनकी खेती करी जिनको पाला जा सकता है सी वाटर में, जो बाहर के पानी में नहीं ग्रो कर सकती। दिस इंक्लूड फिन्ड फिशेस सच एज मोलेट्स, बेतकी एंड पर्ल स्पोर्ट्स शेल फिश सच एज प्रॉन्स, मूशल्स एंड ऑयस्टर्स एज वेल एज सीवीड। सो इन सब चीजों को हम इन सब चीजों की फार्मिंग हम सी वाटर में कर सकते हैं। ऑयस्टर्स आर ऑल्सो कल्टिवेटेड फॉर द पर्ल्स दे मेक। अब ऑयस्टर्स एक तरह का, आपने देखा होगा अगर आप यूट्यूब पे भी कई वीडियो सर्च करेंगे तो ऑयस्टर नाम की एक चीज होती है जो मोती को बनाता है, तो उनकी भी अलग से हम उनको भी फार्म कर सकते हैं। As marine fish stocks get further depleted, the demand for more fish can only be met by such culture fisheries, a practice called mariculture। अब जो मरीन फिश होती हैं, जो समुद्र की फिश होती है, उनको जो पालते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैरीकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है
इनलैंड फिशरीज क्या होता है? फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इंक्लूड कैनाल्स, पोन्ड, रिजर्वेयर्स एंड रिवर्स। जो फ्रेश वाटर्स में मछलियों को पाला जाता है वो कौन कौन से? कैनाल्स में पाला जाता है, पोन्ड हो गए, तालाब हो गए, रिजर्वेयर्स हो गए, या फिर नदियां हो गई उनमें। ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज आर वेयर सी वाटर एंड फ्रेश वाटर आर मिक्स्ड टुगेदर। जहाँ पे सी वाटर और फ्रेश वाटर आके आपस में मिलते हैं उसे हम ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। brackish water resources like as estuaries and lagoons are also fish water reservoirs। जहाँ पे दोनों पानी आके मिलते हैं वहां पे फ्रेश वाटर की भी मछलियां पाई जाएंगी, वहां पे सी वाटर की भी मछलियां पाई जाएंगी। while capture fishing is also done in such inland water bodies the yield is not high। यहाँ पे भी फिश कैप्चरिंग करी जाती है लेकिन यील्ड उतना ज्यादा नहीं होता, मतलब उतने ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे मछलियां नहीं मिलती। मोस्ट फिश प्रोडक्शन फ्रॉम दीज रिसोर्सेज इज थ्रू एक्वाकल्चर। तो मोस्ट प्रोडक्शन एक्वाकल्चर से हमारा होता है। किस तरह का हमारा पानी है, किस तरह का पानी का हमारा एनवायरमेंट है। फिश कल्चर इज समटाइम्स डन इन कॉम्बिनेशन विद अ राइस क्रॉप सो दैट फिश आर ग्रोन इन वाटर इन द पैडी फील्ड। अब कई बार क्या होता है, जो राइस के फील्ड होते हैं, जो चावल के खेत होते हैं, उनमें हमेशा पानी खड़ा रहता है, तो वहां पे उसमें भी हमारी फिश की क्रॉपिंग करी जाती है। मोर इंटेंसिव फिश फार्मिंग कैन बी डन इन कॉम्पोजिट फिश कल्चर सिस्टम। एक कॉम्पोजिट फिश कल्चर सिस्टम होता है, उसमें हमारी सबसे ज्यादा फिश की फार्मिंग करी जाती है। बोथ लोकल एंड इम्पोर्टेड फिश स्पीशीज आर यूज इन सच सिस्टम। लोकल फिश भी होती है और जो इम्पोर्टेड ब्रीड्स की फिश होती है वो भी उसमें ग्रो करी जाती है। अब ये दिखाए गए हमारा लगून फिशिंग दिखाई गई है हमारी कि ये एक एरिया होता है, ऐसे बना दिया जाता है कि इस स्पेसिफिक एरिया में फिशिंग करी जाएगी। यहाँ पे ये हमारी मरीन फिशिंग दिखा दी गई है, ये कि समुद्र में अलग अलग तरह से ऐसे नेट लगा दिए जाते हैं, वहां पे फिशिंग होती है। यहाँ पे फिश कल्चर विद राइस, राइस के खेत में जो हमारी फिशिंग हो रही है, साथ साथ में यहाँ पे मछलियों को छोड़ दिया गया। अब यहाँ पे ये आपस में मीटिंग करेंगी, ब्रीड करेंगी, नई फिशेस को पैदा करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज कंपोजिट फिशिंग। इन सच ए सिस्टम अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 or 6 स्पीशीज इज यूज्ड इन अ सिंगल फिश पॉन्ड। अब इस सिस्टम में क्या होता है कि 5 से 6 तरह की अलग अलग स्पीशीज को फिशेस को रखा जाता है। दीज स्पीशीज आर सेलेक्टेड सो दे डू नॉट कॉम्पीट फॉर फूड अमंग देम हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ फूड हैबिटेट्स। इन फिश को ऐसे सेलेक्ट करा जाता है कि वो खाने के लिए एक दूसरे से ना लड़ें या एक दूसरे को ना मारें। एज अ रिजल्ट फूड अवेलेबल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द पॉन्ड इज यूज्ड। अब पॉन्ड में अलग अलग जहाँ पे जगहों में खाना प्रेजेंट है उसको इस्तेमाल किया जाता है। For example, as cattle are surface feeders, rohu feed in middle zone of the pond, mrigels and common carps are bottom feeders, and grass carps feed on weeds. अब ये अलग अलग तरह की जो फिश है वो अलग अलग तरह से खाना लेती है। जैसे जो कैटल फिश है वो सरफेस फीडर्स होती है, यानी वो ऊपर ऊपर जो पानी के ऊपर ऊपर जो चीजें तैर रही है उसी को खाती है। रोहू जो होती है वो मिड में, जैसे छोटी मछलियां हैं या कोई छोटे इंसेक्ट्स हैं उनको खाती हैं। मृगल्स और कॉमन कार्प्स होती है वो सबसे नीचे जमीन में जो खाना पड़ा होता है उसको खाती हैं। और जो ग्रास कार्प्स होती हैं वो वीड को खाती है, यानी कि जो अनवांटेड प्लांट्स पैदा हो गए हैं उनको खाती हैं। Together, these species can use all of the food in the pond without competing with each other। अब जितना भी पॉन्ड में खाना प्रेजेंट है वो उसको सबको अलग अलग तरीके से खा रहे हैं विदाउट एक दूसरे को तंग किए के बिना। इससे क्या होता है कि पॉन्ड का ग्रोथ बढ़ती है। अब जैसे ये कॉमन क्रैप हो गई, ये ऊपर सरफेस पे, ये सिल्वर कार्प हो गई, ये बीच में रहती है, ये ग्रास कार्प हो गई, ये सबसे नीचे ही रहती है। अब देखते हैं प्रॉब्लम्स इन कॉम्पोजिट फिशिंग। कॉम्पोजिट फिशिंग में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? इज दैट मैनी ऑफ दीज फिशेज ब्रीड ओनली ड्यूरिंग मॉनसून। की ये जो फिशेज होती है ये ज्यादातर मॉनसून में ही ब्रीड करती हैं। इवन इफ फिश सीड इज कलेक्टेड फ्रॉम द वाइल्ड इट कैन बी मिक्सड विद दैट ऑफ अदर स्पीशीज एज वेल। अब अगर एक फिश का जो सीड है वो दूसरी फिश के साथ मिक्स हो सकता है। सो मेजर प्रॉब्लम इन फिश फार्मिंग इज दैट लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड सीड। कि अच्छे सीड की जो है सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी कम होती है फिश फार्मिंग में। To overcome this problem, ways have now been worked out to breed these fishes in pond using hormonal stimulation। अब इससे क्या हो गया है, ये इस प्रॉब्लम को हमें कैसे सॉल्व करा गया? हार्मोनल स्टिमुलेशन के तरीके से। दिस हैज इंश्योर्ड द सप्लाई ऑफ अ प्योर फिश सीड इन डिजायर्ड क्वांटिटीज। इससे क्या हुआ है कि जो प्योर सीड है हमें वो मिल रहा है और जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतनी में ही मिल रहा है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है बी कीपिंग। बी कीपिंग में क्या होता है, हनी इज वाइडली यूज्ड एंड देयरफॉर बी कीपिंग फॉर मेकिंग हनी हैज बिकम एन एग्रीकल्चरल एंटरप्राइजेस। आजकल जो है हनी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए हनी की खेती भी बढ़ गई है। Since beekeeping needs low investment, farmers use it as an additional income generating activity. तो बी कीपिंग जो होता है उसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, इसलिए जो फार्मर्स है इसको यूज कर रहे हैं अपनी इनकम सोर्स को बढ़ाने के लिए। इन एडिशन टू हनी, बी हाइव्स आर ए सोर्स ऑफ वैक्स विच इज यूज्ड इन वेरियस मेडिसिनल पर्पसेस। हनी देने के अलावा जो इनके जो छत्ते होते हैं मधुमक्खियों के, उनसे एक तरह का वैक्स बनता है जो कि हमारी दवाइयां बनने में काम आता है। The local varieties of bees used for commercial honey production are Apis carina indica, commonly known as Indian bee. तो जो इंडियन बी होती है, जो एपिस कैरिना इंडिका होती है, वो हमारी कॉमन इंडियन कमर्शियल हनी प्रोडक्शन में काम आती है। ए डॉर्सटा द रोक बी एंड ए फ्लोरे द लिटिल बी, ये भी हमारी दो तरह की ब्रीड्स है जो हमारे हनी प्रोडक्शन में काम आती हैं। एन इटालियन बी वैरायटी मेलीफेरा हैज आल्सो बीन बॉट इनटू इंक्रीज यील्ड ऑफ हनी। तो ये एक इटालियन वैरायटी है, ये भी हमारी आई है जिससे कि इंक्रीज ऑफ हनी हो रहा है। दिस इज द वैरायटी कॉमनली यूज फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन। जो कमर्शियल हनी प्रोडक्शन उसमें ये हेल्प करती है। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग बी प्रोडक्शन, अब कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे बी प्रोडक्शन होता है। द इटालियन बीज हैज हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी, जो इटालियन बीज है वो सबसे ज्यादा हनी कलेक्ट करके लाती है फ्लावर्स से। दे स्टिंग समवट लेस, और वो जो है डंक भी बहुत कम मारती है, तो थोड़ा सा कम हार्मफुल है। दे स्टे इन अ गिवन beehive फॉर लॉन्ग पीरियड्स एंड ब्रीड वेरी वेल, अब वो एक ही छत्ते में बहुत ज्यादा टाइम तक रहती है और बहुत अच्छी ब्रीडिंग करती हैं। फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन बी फार्म्स और एपेरीज आर एस्टेब्लिश्ड। अब जो कमर्शियल हनी प्रोडक्शन है उसके लिए बी फार्म अलग से बनाए गए हैं। द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स ऑन पास्चुरेज और द फ्लावर्स अवेलेबल ऑन द बीज फॉर नेक्टर एंड पॉलन कलेक्शन। अब जो हनी की क्वालिटी है वो किस पे डिपेंड करती है कि आसपास किस तरह के फ्लावर्स प्रोडक्शन है, किस तरह का नेक्टर आसपास उनके प्रेजेंट है। द काइंड ऑफ फ्लावर्स अवेलेबल विल डिटरमाइन द टेस्ट ऑफ हनी। जैसे जितने ज्यादा अच्छे फ्लावर्स आसपास प्रेजेंट होंगे उतना ही हनी का टेस्ट अच्छा होगा। ये हमारी बी कीपिंग फार्मिंग दिखाई गई, इस तरह के छत्ते बनाए गए, इनमें जो हनी बीज है वो रहते हैं और ये इस तरह से अपना वैक्स बनाते हैं और यहाँ हनी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। So thank you so much for watching our channel and do subscribe for more such videos. And these all are our LinkedIn channel. This is our YouTube channel and this is the link of our Instagram and WhatsApp. Thank you so much.